हर एक सिस्टम की ऑसिलेट करने की एक खुद की एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अगर कोई एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी अगर वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो जो सिस्टम होता है वो ऑसिलेट करने लगता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में इन आरएलसी सर्किट। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, एवरी सिस्टम हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी टू ऑसिलेट एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हर एक सिस्टम की एक खुद की फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेट करने की, और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, या फिर बोल सकते हैं एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, अगर बराबर में होती है सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो जो सिस्टम होगा वो ऑसिलेट करने लगेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था सीरीज़ आरएलसी सर्किट में जो रेजोनेंस होता है, यहाँ पर हम लोग जो रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे उस सीरीज़ आरएलसी सर्किट की, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज़ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल कॉज होता है वो होता है इंडक्टर और कैपेसिटर। अगर सर्किट में अगर इंडक्टर और कैपेसिटर होता है तो उस केस में हमें रेजोनेंस कंडीशन मिलेंगी, और अगर इंडक्टर और कैपेसिटर अगर नहीं होता है तो हमें रेजोनेंस कंडीशन नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें यहाँ पर ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर ये इंडक्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर ये जो सर्किट है वो एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, और ये जो एसी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, हम लोग ये जो एसी सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेरी करेंगे, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये जो सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा, या फिर बोल सकते हैं जो सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो मैक्सिमम होगा। सिस्टम का रिस्पांस मैक्सिमम होगा, इसका मतलब सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ये जो सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है उसी को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंस आरएलसी सर्किट में क्या होता है, रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट और इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ अ फिनोमिना। इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस रहना चाहिए, तभी हमें रेजोनेंस कंडीशन मिलेंगी। हम लोग रेजोनेंस का जो फार्मूला होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है उसके बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो रेजोनेंस कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है इंडक्टेंस के ऊपर और कैपेसिटेंस के ऊपर, रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करती है। तो रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट और इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ अ फिनोमिना एट विच the response of this circuit will be maximum at a given particular frequency। रिस्पॉन्स मैक्सिमम इसका मतलब जो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो करेगा। मैक्सिमम करंट क्यों फ्लो करेगा सर्किट में, क्योंकि जो सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर में होता है। तो यहाँ पर रेजोनेंस समझने के लिए आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए, अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था सीरीज़ आरएलसी सर्किट में कि जब कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज दोनों जब बराबर में हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, मगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, जिसके वजह से दोनों जो रिएक्टेंसेस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और जो सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वो बराबर में होता है रेसिस्टेंस के। या फिर बोल सकते हैं जो सर्किट होती है वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करने लगती है जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ये दोनों बराबर में हो जाते हैं। तो जब सर्किट रेसिस्टिव सर्किट के तरह बिहेव करने लगती है तो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगता है। तो अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो रेजोनेंस आप कुछ ही सेकंड में समझ जाएंगे, या फिर मैं बोलूँगा रेजोनेंस समझना आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फिनोमिना होता है जिसमें सर्किट का जो रिस्पांस होता है वो मैक्सिमम होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सर्किट में सर्किट का रिस्पांस मैक्सिमम होता है, इसका मतलब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट विच द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज़ मैक्सिमम, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का आउटपुट मैक्सिमम होगा वो जो पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर बोल सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो रेजोनेंस जो कंडीशन होती है जैसे कि मैंने बोला वो इंडक्टर के वजह से होती है और कैपेसिटर के वजह से होती है। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग शो करते हैं ओमेगा नॉट से। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो बराबर में हो जाता है, और सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वो बराबर में होता है रेसिस्टेंस के, और यही रीज़न की वजह से सर्किट में मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो होने लगता है, या फिर बोल सकते हैं सर्किट का रिस्पॉन्स मैक्सिमम होता है।
तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हम लोग थोड़ा वो भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जब ये बराबर में होता है तो उस केस में रिएक्टेंसेस किस तरीके से कैंसिल हो जाते हैं और सर्किट का इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर में किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये इंडक्टेंस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कैपेसिटर। मतलब यहाँ पर हमने RLC सर्किट कंसीडर किया और यहाँ पर हमने कंसीडर किया AC सोर्स। तो जो इंस्टेंटेनियस EMF होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं E, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो होगा E, और ये बराबर में होगा E0। ये जो E0 है वो है पीक वोल्टेज या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। और यहाँ पर ये जो ओमेगा होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ साइन वेव, और ये जो T होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को कंसिडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमें पता है जो AC करंट होता है फिर जो AC सिग्नल होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। और यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और ये जो नेगेटिव हाफ, इसकी जो हाइट होती है वो हमें इंडिकेट करती है एम्पलीट्यूड। या तो अपन पॉजिटिव हाफ कंसीडर कर सकते हैं या फिर नेगेटिव हाफ, दोनों में से आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो। अगर ये पॉजिटिव हाफ की अगर हाइट ज़्यादा है तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, और हाइट अगर कम है तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पीक पर हमें जो करंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम करंट। और सर्किट में जब इम्पीडेंस रेसिस्टेंस के बराबर में होता है तो उस केस में जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, या फिर बोल सकते हैं जो करंट होता है वो पीक करंट के बराबर में होता है। और जो पीक करंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं I0 से, और ये जो I0 करंट होता है वो बराबर में होता है पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किटल इम्पीडेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, सर्किटल इम्पीडेंस, या फिर बोल सकते हैं इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ अ करंट बाय इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेसिस्टेंस इज इम्पीडेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Z। तो जब भी AC करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, हम लोग सर्किटल इम्पीडेंस को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट, मगर यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो सर्किटल इम्पीडेंस होता है वो AC सर्किट का बिहेवियर होता है। जो सर्किटल इम्पीडेंस होता है वो इटसेल्फ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वजह से नहीं होता है। जो सर्किटल इम्पीडेंस होता है पूरे AC सर्किट का बिहेवियर होता है, जिस बिहेवियर में ये जो AC सर्किट होती है ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करती है, या फिर बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को रेसिस्ट करती है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं इम्पीडेंस इज द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। जब AC सर्किट में करंट फ्लो होगा तो रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वजह से जो अपोजिशन फेस करेगा करंट, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्पीडेंस। किस किस के वजह से, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के। मगर यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो सर्किटल इम्पीडेंस होता है उसके लिए पूरी सर्किट रिस्पॉन्सिबल होती है। रेसिस्टेंस तो होता ही है, इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, मगर जो AC साइकिल है उसकी फ्रीक्वेंसी भी रिस्पॉन्सिबल होती है इम्पीडेंस के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सर्किटल इम्पीडेंस होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं Z इज इक्वल टू √R², और यहाँ पर हमने कंसीडर किया XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये जो XL होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो XC होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पर ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा तो जो इंडक्टर होगा ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा। तो जो अपोजिशन होता है इंडक्टर के थ्रू उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। मगर अगर हम लोग देखें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल इंडक्टर ही नहीं होता है, पूरी AC सर्किट होती है। तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो AC सर्किट का पूरा बिहेवियर होता है, जिसमें जो AC सर्किट होती है अपोज करती है ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को। सिमिलरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी वही मतलब होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कैपेसिटर, और जो कैपेसिटर ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मगर 1 सेकेंड, कैपेसिटर ही अपोज नहीं करता ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को, AC सर्किट पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर AC सर्किट में अगर कैपेसिटर लगाओ और अगर AC सोर्स लगाओ तो उस केस में सर्किट में फ्लो करेगा करंट, तो जो करंट जो अपोजिशन फेस करेगा उसके पीछे कैपेसिटर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, पूरी AC सर्किट रिस्पॉन्सिबल होगी, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो XL होता है वो बराबर में होता है ω/L। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसके पीछे ये इंडक्टर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर इसलिए ओमेगा अपीयर कर रहा है। तो जो XL होता है वो बराबर में होता है ω/L के, और ये जो XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो भी बराबर में होता है 1/ωc के। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो अकेले कैपेसिटर का ही बिहेवियर नहीं होता है, उसके पीछे AC सर्किट की या फिर AC सोर्स की जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ω/c। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें
बेसिकली होता क्या है रेजोनेंस कंडीशन के टाइम, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये दोनों बराबर में हो जाते हैं तो उस केस में जो इंपीडेंस होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर में होता है। सेम कंडीशन एप्लीकेबल है रेजोनेंस कंडीशन में भी। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो दोनों बराबर में हो जाता है, जिसके वजह से होता है क्या है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है और दोनों जो रिएक्टेंसेस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ही दोनों रिएक्टेंसेस कैंसिल हो जाएंगे, सर्किट का जो इंपीडेंस होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं सर्किटल इंपीडेंस, ये बराबर में होगा √R²। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करें, यहाँ से रूट कैंसिल करते तो हमें मिल जाएगा सर्किटल जो इंपीडेंस होगा बराबर में होगा रेसिस्टेंस के। तो जब सर्किटल इंपीडेंस रेसिस्टेंस के बराबर में होता है तो सर्किट में मैक्सिमम करंट क्यों नहीं फ्लो होगा, और यही रीज़न की वजह से रेजोनेंस कंडीशन में जो सर्किट होती है उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगता है। सिमिलरली रेजोनेंस कंडीशन में जो हमें जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और जो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए जो रिलेशन मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, E=E0 sin ωt। यहाँ पर हमने कंसिडर किया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए रिलेशन, और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए जो रिलेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, I=I0 sin ωt। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेजोनेंस कंडीशन में हमें ऐसा लग रहा है कि जो सर्किट है वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव कर रही है, और हमें पता है जब सर्किट प्योरली रेसिस्टिव होती है तो जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और जो इंस्टेंटेनियस करंट है दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि जो करंट और जो वोल्टेज है दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 के बराबर में होता है। हमने डिस्कस किया था रेसिस्टिव सर्किट के केस में, जब हम लोग रेसिस्टेंस को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में हमें जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और जो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, जो कि हमें ये शो करता है जो करंट और जो वोल्टेज है दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। तो ये सेम कंडीशन एप्लीकेबल होती है रेजोनेंस कंडीशन में। जैसे कि मैंने बोला रेजोनेंस कंडीशन में जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ये दोनों बराबर में हो जाते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, हैंस दोनों जो रिएक्टेंसेस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, सर्किटल इंपीडेंस रेसिस्टेंस के बराबर में होता है, सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगता है और सर्किट प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और जो इंस्टेंटेनियस करंट का हमें जो इक्वेशन मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है कि जो वोल्टेज और जो करंट की साइन वेव है दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 के बराबर में होता है। तो अब तक के हमने डिस्कस किया रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हम लोग जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है RLC सर्किट में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग वेरी करते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी पर हमें रेजोनेंस कंडीशन मिलती है वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फिर बोल सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ω0 XL = XC, XL XC के बराबर में हो जाता है, इम्पीडेंस रेसिस्टेंस के बराबर में हो जाता है, हैंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट बिहेव्स लाइक अ रेसिस्टिव सर्किट और कैन से इम्पीडेंस विल बी मिनिमम, इम्पीडेंस मिनिमम होगा जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और रेसिस्टेंस के बराबर में होगा इन सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंट कंडीशन। मगर पैरेलल RLC सर्किट में क्या होता है, जो इम्पीडेंस होता है वो मैक्सिमम होता है रेजोनेंस कंडीशन में। इन पैरेलल RLC सर्किट इम्पीडेंस इज मैक्सिमम अंडर रेजोनेंस कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज RLC सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है और पैरेलल RLC सर्किट में जो सर्किटल जो इम्पीडेंस होता है वो मैक्सिमम होता है रेजोनेंस कंडीशन में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था सर्किट की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, जो AC सोर्स की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग वेरी करेंगे और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें मिलेंगी जिसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो AC सोर्स है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसे हमें वेरी करना है। तो ये AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेरी करेंगे और हमें मिलेंगी एक फ्रीक्वेंसी जो कि होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें जो मिली जिसमें हमें रेजोनेंस कंडीशन मिलती है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हमने कंसिडर किया ω0। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कंसिडर किया ω0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ω0, तो ये ω0 है क्या, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ω0 ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और यहाँ पर ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दोनों के लिए हमें जो रिलेशन मिला था वो कुछ इस तरीके से मिला था।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एक्स एल होगा वो बराबर में होगा ओमेगा नॉट इंटू एल के, और ये जो एक्स सी होगा वो बराबर में होगा ओमेगा नॉट इंटू सी के। तो यहाँ पर ये जो एक्स एल होगा वो बराबर में होगा ओमेगा नॉट इंटू एल के, और जो एक्स सी होगा वो बराबर में होगा 1 ओमेगा नॉट सी के। यहाँ पर हमने ओमेगा नॉट क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो कि ओमेगा नॉट, तो इसलिए यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू एल और एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा नॉट इंटू सी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो बराबर में होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। तो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर में होगा तो जो ओमेगा नॉट एल होगा वो बराबर में होगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट सी के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया ओमेगा नॉट इंटू एल ये बराबर में होगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट इंटू सी के। तो यहाँ पर ये 2 बार हमें ओमेगा नॉट मिल रहा है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये स्क्वायर को हटाए तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा रूट, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √LC। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यही होता है रिलेशन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। यहाँ पर हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन किया है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग मेजरमेंट लेते हैं रेडियन पर सेकंड में। सिमिलरली अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी में ऑब्टेन करें तो जिसका हम लोग मेजरमेंट लेते हैं हर्ट्स में, तो जो फ्रीक्वेंसी में अगर हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन करें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर वो वाला जो रिलेशन है, यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √LC। ओमेगा नॉट की जगह हम लोग पुट कर देंगे 2πf0 1 डिवाइडेड बाय √LC। इसके आगे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते f0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2π इंटू इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर ये 1 नहीं होगा, f0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2π √LC। तो यहाँ पर हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए ऑब्टेन किया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग मेजरमेंट लेते हैं हर्ट्स में, और यहाँ पर हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ऑब्टेन किया था इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका हम लोग मेजरमेंट लेते हैं रेडियन पर सेकंड में। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वाले रिलेशन को अगर हम लोग देखें, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है इंडक्टर के वैल्यू के ऊपर और कैपेसिटर के वैल्यू के ऊपर। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है इंडक्टर के ऊपर और कैपेसिटर के ऊपर। ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिस्टेंस के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अगर हमें वेरी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू को हम लोग वेरी करेंगे, जिसके वजह से जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो वेरी करेगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर में होता है और सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगता है। तो उसको हम लोग समझ सकते हैं ग्राफिकली, और यहाँ से हम लोग ये भी समझेंगे कि जब हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो उस केस में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो वेरी करेगी। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो पीक करंट होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है वाई एक्सिस जो कि हमें इंडिकेट कर रही है करंट, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है फ्रीक्वेंसी। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाए तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कर्व कंसीडर किया है। यहाँ पर ये हमने कर्व कंसीडर किया है, जो कर्व होती है इसको हम लोग बोल सकते हैं रेजोनेंस कर्व। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया कर्व। तो यहाँ पर हमने ये वाली कर्व क्यों कंसीडर किया, जैसे कि हमें पता है ऑल्टरनेटिंग करंट का ये नेचर होता है। जब हम लोग इनिशियली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो इंक्रीज़ करता है कुछ इस तरीके से, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाता है, फिर उसके बाद जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने 3 कर्व कंसीडर किया, एक ये वाली कर्व, एक ये वाली कर्व जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट करी है कि यहाँ पर हमने कर्व कंसीडर किया। तो सभी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया I0 जो कि है मैक्सिमम करंट। तो ये मैक्सिमम करंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या फिर बोल सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग कंसीडर करे थे ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टाइम क्या होता है, जो सर्किटल इम्पीडेंस होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर में होता है। रेजोनेंस कंडीशन में जो सर्किटल इम्पीडेंस होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर में होता है, Z इज इक्वल टू R। तो जो सर्किट होगी वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगी। तो सर्किट अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव कर रही है तो जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग वेरी करेंगे, जिसकी वजह से जो पीक करंट होगा वो वेरी करेगा।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस की वैल्यू हमने रखा 70 ओम, जिसके वजह से हमें जो पीक करंट जो मिला वो कुछ इस तरीके से मिला, जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम है, जो कि है 70 ओम, हैंस जो पीक करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली रेसिस्टेंस की वैल्यू को हमने इंक्रीज़ कर दिया, हमने 100 ओम कर दिया। 100 ओम रेसिस्टेंस की वैल्यू करने के वजह से होगा क्या, ये जो पीक करंट हमें जो मिल रहा है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, जो कि हमें ये वाली कर्व इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पीक करंट की जो वैल्यू है डिक्रीज़ कर गई। सिमिलरली अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस को अगर हम लोग और इंक्रीज़ करें, रेसिस्टेंस को हमने इंक्रीज़ किया, रेसिस्टेंस को हमने रखा 120 ओम। तो जैसे ही हमने रेसिस्टेंस को 120 ओम रखा तो उस केस में हमें जो पीक करंट मिला वो कुछ इस तरीके का मिला। मतलब जैसे ही हम लोग रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो जो पीक करंट होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा, और ऑब्वियसली जो करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा जब हम लोग रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जो सर्किट है वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव कर रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ये देखा कि जब सर्किट प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करती है रेजोनेंस कंडीशन में, तो उस केस में जो सर्किट में जो पीक करंट फ्लो हो रहा होता है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करते हुए जो पीक करंट है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमने जो कर्व कंसीडर किया इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर तो हमने ये डिस्कस किया है जो पीक जो बन रहा है, या फिर बोल सकते हैं जो पीक करंट है, इसको हम लोग वेरी कर रहे हैं जस्ट बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। जितनी ज़्यादा हम लोग रेसिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे उतना जो पीक करंट होगा वो कम होते जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हमें जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर उसे हमें वेरी करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अगर हमें वेरी करना हो तो जो इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे। बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस रेजोनेंस कंडीशन ऑफ द सर्किट कैन बी वेरी। ये जो इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को हम लोग वेरी करेंगे, जिसकी वजह से जो रेजोनेंस कंडीशन होगी सर्किट में वो वेरी करेगी। तो यहाँ पर ये वाला ग्राफ हमें वही इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये वाई एक्सिस हमने इंडिकेट किया है करंट, और ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है ओमेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमें अब तक के तो पता है कि रेजोनेंस कंडीशन में जो करंट होता है या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्ड जो करंट होता है वो मैक्सिमम करंट होता है, ये हमें पता है। तो हमने क्या किया, सर्किट का जो इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू उसको हमने वेरी किया। वैल्यू वेरी करने की वजह से हमें एक फ्रीक्वेंसी मिली जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और वो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसको हमने कंसिडर किया ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन किया इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करके। तो यहाँ पर ये जो कर्सर जहाँ पर जो मूव कर रहा है वो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ जो करंट करस्पॉन्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया मैक्सिमम करंट, और हमें जो कर्व जो मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से कर्व मिली। सिमिलरली जो इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को हमने और वेरी करा। फिर वेरी करने के बाद यहाँ पर हमें एक फ्रीक्वेंसी मिली जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट 1। मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को हमने चेंज किया और हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिली ओमेगा नॉट 1। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड जो करंट होगा वो पीक करंट होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये होगा पीक करंट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये होगा पीक करंट। तो हमें जो कर्व जो मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से कर्व मिली। सिमिलरली फर्दर हमने इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को हमने वेरी किया और हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिली ओमेगा नॉट 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ जो करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और हमें जो कर्व जो मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को हम लोग वेरी कर रहे हैं, और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो हमें अलग अलग मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सीरीज़ आरएलसी सर्किट होती है, रेजोनेंस सीरीज़ आरएलसी सर्किट, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्टर सर्किट के तौर पर। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट के तौर पर क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम लोग वेरी कर रहे हैं, जिसके वजह से जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज़ आरएलसी सर्किट को, रेजोनेंस से सीरीज़ आरएलसी सर्किट को किस तरीके से हम लोग एक्सेप्टर सर्किट के तौर पर यूज़ करते हैं। हम लोग जो इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को हम लोग वेरी करते हैं और हमें मिलती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अगर कोई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, मान लेते हैं हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिली ओमेगा नॉट, तो कोई अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अगर ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो जो आरएलसी सर्किट होगी वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर लेंगी और बाकी की जितनी भी जो फ्रीक्वेंसीज होगी उसको रिजेक्ट कर देंगी। इसलिए जो सीरीज़ आरएलसी सर्किट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। हमारे अक्रॉस बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, और यही रीज़न की वजह से जो सीरीज़ आरएलसी सर्किट होती है उसको यूज़ किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, या फिर बोल सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, या फिर बोल सकते हैं ट्यूनिंग सर्किट में यूज़ किया जाता है सीरीज़ आरएलसी सर्किट को, सीरीज़ आरएलसी सर्किट।
सर्किट को। तो किस तरीके से ट्यूनिंग सर्किट में यूज़ किया जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो रेडियो होता है जो कि हम लोग सुनते हैं उसमें यूज़ किया जाता है सीरीज़ RLC सर्किट को। हमारी जो टेलीविज़न है उसमें भी यूज़ किया जाता है सीरीज़ RLC सर्किट को। तो बेसिकली होता क्या है, जो एंटीना होता है उसके अक्रॉस बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल होती है। जो एंटीना होता है उसके अक्रॉस बहुत सारी फ्रिक्वेंसी, आप कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिडर कर सकते हो जिसमें एंटीना लगाओ, तो एंटीना के अक्रॉस बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होती है। तो बेसिकली होता क्या है, वो जो सिस्टम होगा उसमें लगा होगा रेसिस्टेंस, मतलब वो जो एंटीना जिस भी सिस्टम का पार्ट है, अगर रेडियो का पार्ट है एंटीना तो आप रेडियो कंसीडर कर सकते हो, अगर कोई ट्रांसमीटर और रिसीवर आप कंसीडर कर रहे हो तो आप ट्रांसमीटर कंसीडर करते हुए चल सकते हो, या फिर आप टेलीविज़न कंसीडर कर रहे हो तो आप टेलीविज़न कंसीडर करते हुए चल सकते हो। तो मान लेते हैं वो जो एंटीना है, एंटीना के अक्रॉस बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होगी और सर्किट में लगा होगा रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगा होगा। तो आप क्या करोगे, जो कैपेसिटेंस और जो इंडक्टेंस की जो वैल्यू उसको आप वेरी करोगे, और आप वेरी करोगे जिसके वजह से जो रेजोनेंस कंडीशन होगी, या फिर बोल सकते हैं जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको मिलेंगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिली आपको, मान लेते हो ω01 आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिली, ω01 आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिली। तो कोई अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो कि एंटीना के अक्रॉस बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होगी, तो कोई अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो कि एंटीना के अक्रॉस है, अगर वो ω01 फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, तो जो एंटीना होगा वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को अंदर ले लेगा। हैंस जो सीरीज़ RLC सर्किट होती है, इस यही रीज़न की वजह से उसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। सिमिलरली जो इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को हमने और चेंज किया, और हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिली जो कि मिली ω02 पर, जो कि यहाँ पर ये कर्सर की टिप जो मूव कर रही है, जो कर्सर जो मूव कर रहा है वो है ω02। तो हमने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को हमने वेरी किया और हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिली जो कि है ω02। कोई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है एंटीना के अक्रॉस, वो जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है ये ω02 फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई, तो जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होगी वो सर्किट में आ जाएंगी और बाकी की जितनी भी जो फ्रीक्वेंसीज होगी वो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो यही रीज़न की वजह से जो सीरीज़ RLC सर्किट होती है उसको एक्सेप्टर सर्किट के तौर पर यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट जो सीरीज़ RLC सर्किट होती है रेजोनेंस कंडीशन में उसको वोल्टेज मैग्नीफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। वोल्टेज मैग्नीफिकेशन के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें अप्लाइड वोल्टेज के कंपैरिजन में कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। हैंस ये जो सर्किट होती है इसको हम लोग वोल्टेज मैग्नीफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।